Good evening, everybody. So now I am going to explain question number 83 explain करने जा रहा हूँ मैं. So up to 82 I have explained in my previous video. So if you want to solutions of DMRC paper of for 2020 or ISRO paper, then it's there in my playlist. You can watch it and ask the doubts whatever I need to explain one more time. So this is the question number 83. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है एक्स ऑफ एस अपन एफ एस एस. ठीक है. तो ऐसे देखो एक तो याद रखो यार कि यहाँ पर ये स्टॉप कर दिया है. ठीक है. आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में या आईएएस वगैरह में, उसमें यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट दे देता है कि भाई ये यहाँ पर भी मूव कर सकता है. लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब तुम ये फिक्स्ड पॉइंट माना गया है, इसलिए तुम उसको क्या मानोगे, जीरो मानोगे, मतलब किसके आगे कोई भी नहीं मानोगे. ठीक है. तो देखो उस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जो भी फोर्स लग रहा है ना उसको तुम पैरेलल में कनेक्ट करो. जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक. और एम को भी सबको मतलब पैरेलली कर, मतलब एक तरह से तुम ये समझो कि ये तुम क्या लगा रहे हो, ये तुम नोडल एनालिसिस लगा रहे हो. जैसे जैसे कि इलेक्ट्रिक उसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हो, है ना. क्या अप्लाई करो, नोडल एनालिसिस अप्लाई करो. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि भाई ये फोर्स यहाँ लग रहा है तो एफ तुम यहाँ कर दोगे. ठीक है. एम को भी पैरेलल में कर दोगे. और जो K1 K2 स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा वो तुमको क्या मानना पड़ेगा, वो तुमको सेम, मतलब देखो इसको भी पैरेलल में कनेक्ट करो और इसको एक्स मान लोगे. ठीक है. आमतौर पे यहाँ पे x2 होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर फिक्स पॉइंट कर दिया गया है इसको, इसलिए तुम क्या मान लोगे, इसको इसको एज अ जीरो मानोगे. ठीक है. तो मतलब सिंपली आप मतलब ग्राउंड एज समझ सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज. तो देखो यहाँ पर ये फोर्स हो गया, यहाँ पर ये मास हो गया, और ये K1 K2 दो स्प्रिंग हो गए. ठीक है. अब देखो क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को. सिंपल आप अप्लाई करें कि नोडल एनालिसिस लगाना है आपको. ठीक है. तो नोडल में क्या करते थे कि जो ये फोर्स लग रहा है ये इन तीनों में बट रहा है. ठीक है. सो एफ विल बी इक्वल टू, इस नोट पर तुम लगाओ कि इनपुट एफ इज इक्वल टू एम, ये होता है एम के साथ. ठीक है. और K1 K2 के साथ ये होता है. ठीक है. K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स. ठीक है. दूसरा वाला फिक्स पॉइंट है, इसलिए जो उसको जो है वो एज वो मूव करेगा नहीं, इसलिए वहां पे कोई भी पोजीशन तुम कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है. ठीक है. K1 K2 का जो भी एक्सटेंशन, जैसे कि इसमें तुम फोर्स लगाओगे तो K1 K2 में जो कुछ एक्सटेंशन होगा, उस एक्सटेंशन की वैल्यू जो हम लिखे हैं वो एक्स के बराबर लिखे हैं. ठीक है. सो देखो, ठीक. तो एकदम सिंपल आप यहाँ करोगे, जो भी इनपुट आप लगा रहे हो उसको आप ऐसे रखो, फिर एम लगाओ, फिर K1 K2 लगाओ, फिर जो भी फोर्स आप लगा रहे हो इनपुट वो उसकी वैल्यू उसके बराबर करो. बस यहाँ से अगर तुम कर दोगे तो इनिशियल कंडीशन तुमको क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा. ठीक है. इनिशियल कंडीशन जब तुम जीरो मानोगे, ये अब सब इनिशियली जो था सब कुछ जीरो था, तो दोनों तरफ लैप्लास लोगे तो एफ ऑफ एस की बराबर हो जाएगी एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस K1 इंटू एक्स ऑफ एस प्लस K2 इंटू एक्स ऑफ एस. ठीक है. तो एफ एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स ऑफ एस एम एस स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2. सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, एक्स ऑफ एस अपॉन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स तुमसे पूछा गया था यहाँ पर. ठीक है. तो वो बस यहाँ पर सिंपल ट्रांसफर फंक्शन से आ जाएगा. ठीक है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है ना. जस्ट अगर यहाँ से कि क्वेश्चन में कल को यहाँ पर ये दे दे कि भाई यहाँ पर x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो भाई उस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको ये ऐसे मानना पड़ेगा कि अब इस पॉइंट का जो नोट होगा वो x2 हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये अलग तरीके से ये x1 हो जाएगा फिर ये x2 हो जाएगा, तो उसका तरीका अलग होगा. ठीक है. सिंपल ये हमेशा अप्लाई करो कि जो भी एक तो फोर्स को पैरेलली दिखाओ और जो भी एलिमेंट्स दिखा है उसको इस तरीके से पैरेलल से कनेक्ट कर दो. उसके बाद सिंपल जो नोडल ऐसे तुम लगाते हो कि इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट, वैसे यहाँ पे तुमको इस्तेमाल करना है. जो इनपुट फोर्स लग रहा है वो इन सबों में बट रहा है, तो कैसे बट रहा है वो इस तरीके से बट रहा है. ठीक है. इनिशियल कंडीशन में आप जीरो मानी, इसलिए जो है एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस ऐसे करके सॉल्व करते चले जाओगे. ठीक है. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एल एम आर सी. ठीक है. 83 क्वेश्चन थे, तो ये ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84. दिस इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि जेड इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी के बराबर होता है. इट्स नथिंग टू बी एक्सप्लेन इन दिस. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85. ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर SCR इज फाइंड एट 45 डिग्री. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लोड वोल्टेज एंड करंट एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या एक डायग्राम बनाया. आई होप ये समझ में आया आपको कि देखो जब भी एक R और L लोड आता है, देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि R और L लोड जब भी ऐसे आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा ना लोड के क्रॉस. तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर कोई एनर्जी स्टोर कर लेगा. क्या करेगा, कोई एनर्जी स्टोर कर लेगा. एनर्जी स्टोर कर लिया. अब क्या होगा कि जब जब नेगेटिव, जैसे कि पॉजिटिव साइकिल हो गया, अब जब तुम नेगेटिव साइकिल में आप जब तुम जाओगे तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगा ना, तो टर्न ऑफ हो जाएगा. लेकिन अब इंडक्टर क्या करेगा, ये नहीं चाहेगा कि करंट एक मतलब तुरंत जीरो हो जाए. तो होगा क्या कि ऐसे समझो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे बहेगी. ठीक है. ये करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में बहेगी. अब नेगेटिव हाफ साइकिल में इसको टर्न ऑफ कर देगा, तो क्या करेगा, इसको टर्न ऑफ नहीं होने देगा. इंडक्टर अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है इसके अंदर
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वही इसको रेगुलेट कराएगा, ठीक है ना। जैसे कि कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई हो तो उसकी वजह से ये खुद रेगुलेट वही करंट फ्लो करेगा। मतलब पॉजिटिव हाफ से करंट आई बह रही थी तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ देर के लिए करंट जो है आई बहेगी, ठीक है। तो बस वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि वी को सोर्स वोल्टेज जो प्योर साइकिल है, आउटपुट वोल्टेज जो इसके क्रॉस होगा वो कुछ देर के लिए ऐसा रहेगा, ठीक है, वो कुछ देर के लिए ऐसा रहेगा। देखो पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि लोड पावर ले रहा है, और पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि ये ये जो है लोड वो सोर्स को पावर फीडबैक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। अब इस तरीके से तुम करंट अगर देखोगे तो करंट का देखो डायरेक्शन अगर तुम ध्यान से समझो तो करंट की डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव ही है ना। पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि भाई जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब भी करंट ऐसा बह रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कुछ देर के लिए करंट बहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पावर पॉजिटिव का मतलब कि सप्लाई हो रहा है सोर्स टू लोड, और पावर नेगेटिव का मतलब वो जो है वो फीडबैक हो रहा है, ठीक। तो ये पावर नेगेटिव हुआ क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि करंट जो है वो पाई के बाद, ये पाई करंट जो है वो पाई के बाद भी पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज वो पाई के बाद नेगेटिव है, क्योंकि वो तो प्योरली साइनसॉइडल है। तो P इक्वल टू वी इंटू वाई जब तुम करोगे तो जब तुम देखोगे कि वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव है तो ओवरऑल पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मतलब फीडबैक टू सप्लाई हो रहा है। तो ये इस तरीके का वेवफॉर्म बनता है इससे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझो। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम ये समझो कि भैया ओमेगा इनमें से क्या जो है वो करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लोड वोल्टेज एंड लोड करंट एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई। अब तुम खुद देखो, मतलब ऑप्शंस को हटाओ, तुम खुद देखो कि भाई ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर, ये वाला पॉइंट है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर करंट जो है वो नॉन जीरो जीरो पूछा जाए ना। हाँ देखो, अब तुम खुद समझो ऐसा ये ऐसा क्यों बन रहा है यार इस तरीके से। भाई इसलिए बन रहा है क्योंकि मतलब पाई के बाद भी इंडक्टर सप्लाई कर रहा है, इंडक्टर सप्लाई कर रहा है तो वी नॉट जो होगा वो किसको फॉलो करेगा, बीएस को फॉलो करेगा। वी नॉट किसको फॉलो करेगा, बीएस को फॉलो करेगा, क्योंकि भाई इसका तो जीरो मानते हैं एटली। तो इसलिए चूंकि वी नॉट निगेटिव, बीएस निगेटिव है तो वी नॉट भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और करंट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज इन डायरेक्शन, मतलब करंट का सडन डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए करंट यहाँ पे पॉजिटिव थी, ठीक है। हाँ तो बात क्या हो रही थी कि ओमेगा टू इक्वल टू पाई पे अगर तुम खुद देखो कि आउटपुट करंट जो है वो नॉन जीरो है, करंट जो है वो नॉन जीरो है ना। देखो ये करंट है, ये नॉन जीरो के बराबर है ना। और जो इस पॉइंट पे वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन ध्यान से, जो कि बोथ लोड वोल्टेज एंड लोड करंट आर जीरो, जो कि एकदम गलत है। बोथ आर नॉन जीरो, ये भी गलत है। ओनली लोड वोल्टेज जीरो। और कल को यही सेम क्वेश्चन दे देगा, कहता है कि कैसे कौन सी क्वांटिटी जो है नॉन जीरो है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल करंट लिख दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ओनली लोड वोल्टेज इज जीरो, ठीक है। केवल लोड वोल्टेज जीरो है, वो एकदम अच्छे से यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से, ये करंट जो है वो नॉन जीरो है। करंट नॉन जीरो क्यों है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंडक्टर अलाउड नहीं कर रहा है कि करंट अचानक से जीरो हो जाए, ठीक है। और वोल्टेज ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अभी भी ये जो थारिस्टर है ये पाई के बाद भी ऑन है। पाई के बाद ऑन क्यों है, क्योंकि इंडक्टर कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही करंट फ्लो करेगी जैसे फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये वी नॉट इज इक्वल टू वी एस के बराबर की वजह से, वी नॉट इक्वल टू वी एस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो आई होप अब होता क्या है, कुछ देर बाद ये यहीं तक क्यों बनता है, ये यहीं तक इसलिए बनता है कि जितनी भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड है वो रेजिस्टेंस के द्वारा आई स्क्वायर आर से उड़ जाती है, मतलब हीट में लॉस हो जाती है, ठीक है ना। जितनी भी एनर्जी वो जीरो टू पाई स्टोर किया होगा वो आई स्क्वायर आर से इसमें उड़ जाएगी। अब लेकिन अब निगेटिव हाफ साइकिल में तो कोई इसमें स्टोरेज होगा नहीं, इसलिए जो है ये कुछ देर बाद करंट अपने आप जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी एनर्जी इसकी आई स्क्वायर लॉस में चली जाती है, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो दिस आंसर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इनमें से ये मतलब गॉस सिडल मेथड का वो दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है साइज पे और इंक्रीज भी करता है। तो दिस इज बेसिकली डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें इसका एक और डिसएडवांटेज है कि द परफॉर्मेंस ऑफ गॉस सिडल इज वेरी सेंसिटिव टू चॉइस ऑफ स्लैक बस इन लार्ज साइज सिस्टम। लाइक अगर ये इसके मतलब इसका जो वो है परफॉर्मेंस, इसका स्लैक बस के सिलेक्शन से भी जो है अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका ये बेसिकली डिसएडवांटेज है कि मतलब कि गॉस सिडल मेथड में हम ज़्यादा से ज़्यादा इटरेशन करना पड़ता है किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए, ठीक है। और और क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है। जब लॉन्ग बस सिस्टम की बात करें या बिगर बस सिस्टम की बात करें तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन रैप्चर मेथड का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है, मेथड जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है कि फॉर द बिलो नॉर्टन्स करंट निकालना है अज्यूमिंग 2 ओम एज अ लोड।
इसको लोड निकाल के। तो भैया नॉर्टन करंट तुम कैसे निकालते हो, इसको सिंपल क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। नॉर्टन करंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको शॉर्ट कर दोगे। देखो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। नॉर्टन करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो भाई अगर इसको शॉर्ट करोगे तो ऑब्वियसली पता है सुपरपोजिशन थ्योरम लग जाएगा कि I1 इसके वजह से 28/4 7 एम्पियर, और फिर यहाँ पर ये 7/7 एम्पियर, तो नेट IN जो होगा वो दोनों के समीशन के बराबर हो जाएगा, जो कि 14 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। सो वेरी इजी, सिंपल। अगर तुमको नॉर्टन करंट निकालना है, जो भी जिसके क्रॉस भी पूछ रहा है इसको शॉर्ट कर दो, जो भी करंट वहां से बह रही होगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्टन करंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आज तो ये पूछ लिया, कल को ये पूछता कि भाई 2 एम्पियर अगर लोड होता तो उसमें कितनी करंट जा रही होती, मतलब जैसे अभी तो नॉर्टन करंट बोला है ना, नॉर्टन करंट निकालो उसमें से। तो जनरली इसको ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे, फिर नॉर्टन RN, फिर ये लोड, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाता है और ये करंट हो जाता है, ठीक है। सो इसमें करंट वगैरह पूछता है ऐसा कई बार, लेकिन इसमें सिंपल नॉर्टन करंट इससे पूछा है तो इसको आप सिंपल शॉर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 88, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि ये इनपुट दिया है और ये सर्किट है। कंसीडर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज वीएम देन द डीसी लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान समझना कि ये सर्किट है, ठीक है। तो अब देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये डायोड जो होगा वो क्या होगा, वो पूरी तरीके से ऑफ कंडीशन में रहेगा। क्यों ऑफ कंडीशन में रहेगा भाई, क्योंकि डायोड में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो D1 जो होगा वो ऑफ होगा। तो सिंपल आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ से हमने सिंपल KVL लगा दिया, ठीक है। तो वी नॉट का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड जो होगा वो ऑन हो जाएगा ना। भाई अगर डायोड ऑन हो जाएगा तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट जीरो हो जाएगा ना। सो अगर ऐसे करोगे ये, तो देखो VC क्या हुआ जब इसमें चार्ज हुआ था ऐसे, VC कुछ चार्ज होगा इसमें, नेगेटिव इस पोलैरिटी के साथ चार्ज होगा, और इस पोलैरिटी के साथ क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल वी नॉट विल बी सिंपल इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, बिकॉज VC गेट फुल्ली डिस्चार्ज, ठीक है। ये कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में VC कुछ वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, मतलब अगर तुम ध्यान से समझें तो VC जो है ऑलमोस्ट VM से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये कंडक्ट करेगा तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडक्ट करेगा तो वी नॉट AC के बराबर होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा आइडियली वो क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो पॉजिटिव हाफ में ऐसे चार्ज हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ में ही पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो सिंपल VM sin ओमेगा टी के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, DC लेवल इसका क्या होगा, सिंपल VM इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल आपको ये कंसेप्ट लगाना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखिए कि VC का क्रॉस वोल्टेज क्या है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए कि VC के क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो नेट अगर देखें तो नेट जो होगा उसका एवरेज वोल्टेज 0 आ रहा है, क्योंकि VC नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जा रही है, ठीक है। सो दिस इज सिंपल इक्वल टू VM sin ओमेगा टी इनपुट वोल्टेज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिले टाइम फॉर द सिस्टम हैविंग यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज। तो देखो डिले टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डिले टाइम का डेफिनेशन पहले पढ़ो, डिले टाइम इज अ टाइम required to reach 50% of its final value by a time response signal during its first cycle of oscillation, ठीक है। तो देखो CT ये दिया हुआ है, तो देखो एट टी इक्वल टू इंफिनिटी तुम देखोगे CT की वैल्यू 1 है, जब मतलब इसकी पहली वैल्यू 1 होगी, मतलब डिले टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब सिस्टम का जो आउटपुट है टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू बाय टाइम रिस्पॉन्स सिग्नल ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। देखो CT है तो टी इक्वल टू इंफिनिटी में हम देखा तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। Yeah, I think I will explain that in my next slide. I think I have not attached the answer in this. Okay, I will explain this one or two question in my next video. Okay, I think I have not added the slide. So thank you for this. I will just explain it in my next video. Okay. So thank you for this. Please subscribe to my YouTube channel. So thank you for this. Thank you.